फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल गुरु ज्ञान बाई सुबोध सर में स्वागत है। हम लोग फ्लो ऑफ लिक्विड्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम रेनॉल्ड संख्या की चर्चा किए हुए थे। उसी पर थोड़ा सा संक्षिप्त में और देखेंगे। रेनॉल्ड संख्या, यदि क्रांतिक वेग वीसी हो और द्रव का घनत्व रो हो और उसकी श्यानता क्या हो, ईटा हो, तथा नली की त्रिज्या क्या हो, स्मॉल आर हो, तो वीसी इक्वल टू होता है के ईटा रो आर। के यहाँ पे नियतांक है, जिसे रेनॉल्ड संख्या कहते हैं। यदि रेनॉल्ड संख्या 2000 से कम है तो प्रवाह धारा रेखीय होगा। यदि 3000 से अधिक होगा तो प्रवाह प्रक्षुब्ध होगा। ठीक डियर स्टूडेंट्स, और 2000 से 3000 के बीच प्रवाह अस्थायी होगा। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये फार्मूला है, हमको ये फार्मूला पता होना चाहिए। 2000 से कम होने पर प्रवाह धारा रेखीय होगा, 3000 से अधिक पर प्रक्षुब्ध होगा। ठीक, तो इन सब बातों को और रेनॉल्ड संख्या से हमें क्या जानकारी मिलती है ये पता होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूले को फिर से आप देख लीजिए। बीसी क्रांतिक वेग है, के आपका रेनॉल्ड संख्या है, ईटा जो है श्यानता गुणांक है, रो द्रव का घनत्व है, और आर क्या है डियर स्टूडेंट्स, नली की त्रिज्या है। हम लोग अविरतता का क्या सिद्धांत होता है इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान से स्टूडेंट समझिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब एक तरफ ज़्यादा क्षेत्रफल है, एक तरफ कम क्षेत्रफल है, कोई द्रव इस नली में प्रवाहित हो रहा है और धारा रेखीय प्रवाह है, अर्थात जो पहला द्रव का पार्टिकल्स होगा उसके पीछे उसका दूसरा पार्टिकल्स जाएगा, प्रक्षुब्ध प्रवाह नहीं है, धारा रेखीय प्रवाह होता है। तो प्रवाह के प्रत्येक स्थान पर प्रवाह के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल, और यहाँ पे प्रवाह का जो वेग है, इन दोनों का इनटू क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ये डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। आदर्श द्रव हो, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली में प्रवाहित हो, तो किसी भी बिंदु पर वहाँ का जो क्षेत्रफल होगा और द्रव के प्रवाह का जो वेग होगा, उन दोनों का जो इनटू होगा डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट होगा। और चलिए हम लोग इसी को प्रूव कर। अभी डियर स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रफल और यहाँ पे जो वेग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये देखा गया है कि एक निश्चित समय में यदि यह टाइम क्या हो, मान लीजिए टाइम क्या है डियर स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड है। एक निश्चित समय में यहाँ से जितना द्रव पास करेगा उसी समय में यहाँ से इतना द्रव निकलेगा, अर्थात यक्स परिच्छेद से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान इक्वल टू वाई परिच्छेद से निकलने वाले द्रव का द्रव्यमान। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों द्रव्यमान आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, m1 इक्वल टू m2। और क्या है कंडीशन, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में यक्स परिच्छेद से जितना द्रव इंटर करेगा, y परिच्छेद से उतना ही द्रव क्या होगा, पास आउट होगा, बाहर निकलेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन,
और यहाँ पर यदि द्रव का घनत्व रो हो तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, घनत्व गुणे आयतन। रो इंटू आयतन मान लीजिए यहाँ का इस परिच्छेद का V1 है और वही द्रव है, तो इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा, रो V2 हो जाएगा। ये आपका आयतन है। अब डियर स्टूडेंट देखिए, अगर द्रव प्रवाहित हो रहा है तो परिच्छेद से 1 सेकेंड में वो, अगर इसकी स्पीड क्या है, v मीटर प्रति सेकेंड है, v मीटर प्रति सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, v मीटर कवर करेगा। तो यहाँ पर ये हाइट क्या हो जाएगी, द्रव के जो फ्लो का वॉल्यूम हम निकालने चाहिए उसको कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर 1 सेकेंड में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, v मीटर हो जाएगा और परिच्छेद का क्षेत्रफल कितना है स्टूडेंट्स, a1 है। ठीक, तो ये क्षेत्रफल और ये हाइट, इन दोनों का क्षेत्रफल और ऊंचाई का इंटू क्या होता है, आयतन होता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा रो इंटू a1 और हाइट कितनी है, v1 है, ये आयतन है स्टूडेंट्स, आयतन है आपका। और ये आयतन किसके इक्वल होगा, क्षेत्रफल। और यहाँ 1 सेकेंड में जो द्रव द्वारा चली गई दूरी है उसको हम हाइट के रूप में ले लेंगे, तो क्षेत्रफल इंटू हाइट हो गया हमारा आयतन। ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा स्टूडेंट्स। बहुत सिंपल सा प्रूफ है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट रहने की ज़रूरत है। ये हमारा रो हो गया, घनत्व हो गया। अब घनत्व हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a1 v1 इक्वल टू हो गया हमारा a2 b2 हो गया। ठीक, इस परिच्छेद का क्षेत्रफल और वेग का गुणा और उस परिच्छेद के क्षेत्रफल और वेग का गुणा दोनों बराबर है, तो हम लोग इसको कह सकते हैं ए बी इक्वल टू कांस्टेंट। यही हमको डियर स्टूडेंट्स प्रूव करना था कि क्षेत्रफल, किसी परिच्छेद के क्षेत्रफल और वेग का जो गुणा होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। कि कहीं पर भी कोई भी परिच्छेद हो वहाँ पर क्षेत्रफल और वेग का गुणा क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होगा। अब यहाँ से देखिए एक बहुत मज़ेदार रिजल्ट मिलता है कि v इक्वल टू जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, प्रोपोर्शनल में ले लीजिए 1/, हमारा a हो जाएगा। ये वेग डायरेक्टली या प्रोपोर्शनल टू 1/a व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के। यदि क्षेत्रफल कहीं का अधिक है तो वहाँ वेग कम होगा, और यदि क्षेत्रफल कम है तो वेग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अधिक होगा। जैसे यहाँ पर इस परिच्छेद से द्रव इंटर कर रहा है तो यहाँ पर द्रव का वेग क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ परिच्छेद क्षेत्रफल कम हो गया तो यहाँ वेग अधिक होगा। वैसे भी हम लोग देखते हैं जब पाइप से हम कहीं पर भी इस तरीके से वॉशिंग करते हैं और आगे का जो एरिया होता है, अगर इसको थोड़ा सा क्या करें, हाथ से दबा देते हैं तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और तुरंत फ्लो की स्पीड क्या हो जाती है, वाटर फ्लो की स्पीड क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अविरतता के सिद्धांत से हमको ये प्राप्त होता है कि जहाँ पर परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होगा, यदि धारा रेखीय प्रवाह है, यदि परिच्छेद का क्षेत्रफल कम होगा तो वहाँ पर द्रव का वेग अधिक होगा, और यदि परिच्छेद क्षेत्रफल अधिक होता है तो द्रव का वेग क्या होगा स्टूडेंट्स, कम होगा। यहीं पर एक चेंजेस और कर लिया जाता है। ये स्टूडेंट्स क्षेत्रफल है ना, और यहाँ पर ये सेक्शन कैसा है, सर्किल का सेक्शन है ना डियर स्टूडेंट्स। और यदि रेडियस क्या हो, मान लीजिए ये r1 रेडियस है, यहाँ क्या है r2 है, तो एक चेंजेस और हो जाता है यहीं पर। ये जो हमारा a1 v1 इक्वल टू a2 v2 है, ये चेंज हो जाता है। a1 के जहाँ पाई r1 स्क्वायर v1 इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर v2 हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 स्क्वायर v1 इक्वल टू r2 स्क्वायर v2 हो जाएगा। तो एक फार्मूला हमको यहाँ पे मिल जाता है। थैंक्स, बातें आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से हम लोग एक बार अविरतता का सिद्धांत को क्लियर कर लेते हैं। अविरतता का सिद्धांत क्या है कि यदि आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो प्रत्येक परिच्छेद पर द्रव के प्रवाह का वेग और उस परिच्छेद के क्षेत्रफल का गुणा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है। प्रूफ कैसे होगा हम लोग सिंपली इसको देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं।
वेग प्रवणता तथा श्यानता गुणांक। ठीक, श्यानता गुणांक कुछ हम लोग परिचित हैं भी, जो श्यान बल कार्य करता है द्रव की परतों के बीच में, वहीं उससे हम लोग श्यानता गुणांक देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पहले भी समझे थे श्यान बल जो हमारा था कि मान लीजिए ये जो है ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये वाटर फ्लो कर रहा है धारा रेखीय प्रवाह में। ओके, अब धारा रेखीय प्रवाह मान लीजिए पहला जो लेयर है जेड हाइट पे है, दूसरा लेयर इससे क्या है डेल्टा जेड हाइट पे है। पी क्यू लेयर की स्पीड वी है और आर एस स्पीड की लेयर की स्पीड क्या होगा वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा। ये हम लोग पहले जानते हैं कि जो ग्राउंड लेयर होता है उसकी स्पीड कम होगी, उससे अप लेयर की स्पीड क्या होगी अधिक होगी। अब डेल्टा जेड दूरी में स्थित दो परतों में वेग परिवर्तन, इस दूरी में स्थित जो दो लेयर हैं इनके वेगों में परिवर्तन कितना है। सिंपल सा दिख रहा है v है, v प्लस डेल्टा वी, परिवर्तन कितना हो जाएगा डेल्टा v का हो जाएगा। तो वेग प्रवणता क्या हो गया, वेग प्रवणता क्या होता है कि लेंथ के साथ जो वेग में परिवर्तन हो वही हमारा वेग प्रवणता होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक श्यान बल है जो परतों के बीच में बिल्कुल स्पर्श रेखीय तरीके से कार्य करता है। और मान लीजिए फ्लो का स्पीड इस तरफ है तो ये आपका जो श्यान बल होगा अपोजिट होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। तो निचली परत बल एफ से ऊपरी परत को अवमंदित करने की कोशिश करती है। स्टूडेंट्स, इसके स्पीड को क्या करेगी, कम करेगी। तो न्यूटन ने भी इस पर थोड़ा सा अपना जो है निष्कर्ष दिया कि ये जो श्यान बल है ये परतों के क्षेत्रफल के क्या होगा अनुक्रमानुपाती होगा और वेग प्रवणता के भी क्या होगा डियर स्टूडेंट्स अनुक्रमानुपाती होगा। इनको हम लोग मिक्स कर लिए तो ये आपका हो गया। और जो प्रोपोर्शनैलिटी हट गई डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका आ गया एक कांस्टेंट आ गया और इसी कांस्टेंट को हम लोग ईटा कहते हैं और यही हमारा कहलाता है श्यानता गुणांक कहलाता है डियर स्टूडेंट्स, श्यानता गुणांक। यहाँ पर नेगेटिव साइन यह इंडिकेट करता है कि ये जो फोर्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पर इसके अपोजिट होगा। मतलब वेग के अपोजिट क्या होगा फोर्स का डायरेक्शन होगा। ईटा इक्वल टू हम लोग इस तरीके से लिखते हैं माइनस एफ ए डेल्टा वी बाई डेल्टा जेड। यहाँ स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए यदि क्षेत्रफल हमारा क्या हो एकांक क्षेत्रफल हो, वेग प्रवणता एकांक हो तो ईटा इक्वल टू एफ, अर्थात यदि वेग प्रवणता एकांक हो और परतों का क्षेत्रफल एकांक हो तो जो श्यान बल होगा वही क्या कहलाएगा श्यानता गुणांक कहलाएगा। डिस्टेंस को परिभाषा में हम लोग देख लेते हैं, किसी द्रव का श्यानता गुणांक उस श्यान बल के तुल्य होता है। श्यानता गुणांक उस श्यान बल के तुल्य होता है जो उस द्रव की एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य तब कार्य करता है जब उनके मध्य एकांक वेग प्रवणता होती है। अर्थात यहाँ ये कहा जा रहा है श्यानता गुणांक उस श्यान बल के तुल्य होगा। दोनों बराबर होंगे, कब बराबर होंगे जब एकांक परत के मध्य यह बल कार्य करे। एकांक क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य तब कार्य करता है जब उनके मध्य क्या हो एकांक वेग प्रवणता हो। अब डियर स्टूडेंट्स इसका मात्रक बहुत पूछा जाता है, मात्रक और बीमीय सूत्र, तो इस पर ध्यान दे देते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम लोग मात्रक के लिए एफ का मात्रक लिख देंगे पूरा एम के एस में क्षेत्रफल का, और ये वेग प्रवणता में वेग हुआ और ये हमारा लेंथ हो गया। तो ये डियर स्टूडेंट्स किया गया यहाँ पर साइन को कोई मतलब नहीं, एफ ए डेल्टा जेड हम ऊपर ले लिए हैं, एफ का मात्रक न्यूटन हुआ, ये मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया और ये मीटर प्रति सेकेंड हो गया। सेकेंड को डियर स्टूडेंट ऊपर कर लिए हम और ये आपका मीटर स्क्वायर मीटर हो गया, यहाँ पर मीटर सेकेंड हो गया। न्यूटन जो होता है हम लोगों का एफ इक्वल टू एम में होता है स्टूडेंट्स, तो ये एम हो गया किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर प्रति नीचे आ गया डियर स्टूडेंट्स और एम सेकेंड एम स्क्वायर एम। अब ये सब लोग कैंसिल कर लेते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स आपका एम स्क्वायर ये कैंसिल हो गया और केजी आ गया डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीटर हो गया, एक सेकेंड हो गया, अर्थात जो बटे है बटे में मीटर और सेकेंड दो लोग आए तो ई तक मात्रक हो गया केजी प्रति मीटर सेकेंड हो गया। अब बी में डियर स्टूडेंट देख लीजिए इसका बी में क्या होगा, बी में एम लिखते हैं
और ये दोनों लोग ऊपर चले जाएंगे, l की पावर -1 t की पावर -1। CGS में जो ईटा का मात्रक होता है डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, पॉइज होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। CGS में जो मात्रक होता है इसे क्या कहते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स, पॉइज कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगा, तब तक आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा डियर स्टूडेंट्स।